हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम आपको इस एपिसोड के माध्यम से व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं पेपर के लिए हम लेके आए हैं आपके लिए। और आपके जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी, उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दीर्घ उत्तरी में पूछे जाते हैं। अगर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लें तो हमारा पेपर थोड़ा सा जल्दी आसान हो जाएगा। तो हम पहले लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी प्रश्न के बारे में इस एपिसोड के माध्यम से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं हम उन 20 क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उत्पादन का क्या अर्थ है। तीसरा क्वेश्चन है आपका उत्पादन के एजेंट कौन कौन से हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है आपका अवसर लागत किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है उपभोक्ता किसे कहते हैं। छठवां क्वेश्चन है आपका लागत कुल लागत किसे कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है सीमांत लागत का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन है मांग का नियम क्या है। नौवां क्वेश्चन मांग को प्रभावित करने वाले 4 तत्व बताओ। 10वां क्वेश्चन है आपका मांग की लोच किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन है उदासीनता वक्र किसे कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है अर्थ व्यवस्था कितने
प्रकार की होती है। 14वां क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताओ। और 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं? तो इसके आंसर आगे लिखते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट, आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है जो धन कमाने से संबंधित होती हैं। उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मजदूरों का कारखाने में कार्य करना। आंसर नंबर 2, उत्पादन किसी वस्तु का रूप परिवर्तन करके, किसी वस्तु का रूप परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। आंसर नंबर 3, उत्पादन के एजेंट निम्न हैं। भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी। भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी, या उसको संगठन भी बोल सकते हैं।
ये हमारे 4 एजेंट होते हैं किसके? उत्पादन के। आंसर नंबर 4, अवसर, लागत। किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसी एक विकल्प को प्राप्त करने के लिए दूसरे विकल्प को त्याग करने की लागत को अवसर लागत कहा जाता है। आंसर नंबर 5, उपभोक्ता वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करता है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। फिर आपका आता है आंसर नंबर 6, किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के बदले उस पर किए जाने वाले कुल व्ययों को उस वस्तु की कुल लागत टोटल कॉस्ट कहते हैं। आंसर नंबर 7, सीमांत लागत किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन करने से कुल लागत में जो कमी या वृद्धि होती है तो उसे उस वस्तु
की सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। तो सबसे पहले क्या है, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहा जाता है जो धन कमाने से संबंधित होती हैं, उन्हें हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मजदूर का कारखाने में कार्य करना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उत्पादन किसी वस्तु का रूप परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। जैसे दर्जी ने कपड़े को काटकर सिलकर शर्ट बनाना, उसकी उपयोगिता में वृद्धि करना। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोट का कपड़ा लेके आए, कोट पैंट का, और ऐसे ही लपेट ले उसको, तो वो कोट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अभी उसकी उपयोगिता कोट वाली नहीं है। जब तक उसको टेलर क्या करेगा, काटेगा नहीं, सिलेगा नहीं, तब तक वो कोट में परिवर्तित नहीं होगा और उसकी उपयोगिता उतनी ज्यादा नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है, उत्पादन के एजेंट कौन कौन से होते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन आदि। फिर आता है अवसर लागत, किसी एक विकल्प को प्राप्त करने के बदले दूसरे विकल्प को त्याग करने की लागत को ही अवसर लागत कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता वह व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करता है, उसे उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसे प्यास लग रही तो उसने पानी पी लिया, तो वो पानी के लिए उपभोक्ता होगा। और अगर किसी व्यक्ति को सर्दी लगी, उसने कपड़े पहन लिए, तो वो क्या होगा? कपड़ों के लिए उपभोक्ता माना जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुल लागत किसे कहते हैं? किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने के बदले या किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए उस वस्तु पर कुल जो व्यय किया जाता है, उसे उस वस्तु की कुल लागत कहते हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, सीमांत लागत किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में जो परिवर्तन आता है, उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। इसका फॉर्मूला है टीसी, इसका फॉर्मूला है ये एमसी बराबर TCN माइनस TCN माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला है MC बराबर डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। अगर कुल लागत में परिवर्तन आ रहा है और उत्पादन में क्या परिवर्तन आ रहा है, तो इस तरीके से भी हम सीमांत लागत की गणना कर सकते हैं। अब आता है आपका आंसर नंबर 8, मांग का नियम। मांग का नियम मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी
मांग कम हो जाती है तथा किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। तो उसे मांग का नियम कहते हैं। मांग का नियम कीमत और मांग के विपरीत संबंध को बताता है। आंसर नंबर 9, मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। पहला पॉइंट है वस्तु की कीमत। वस्तु की जो स्वयं की कीमत होती है वो किसी भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। दूसरा, उपभोक्ता की आय। वस्तु का उपभोग। भविष्य में कीमत में वृद्धि या कमी की संभावना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गए आपके। किसी भी वस्तु की कीमत होती है, उपभोक्ता की आय होती है, वस्तु का उपभोग होता है, वस्तु का उपयोग। ऐसे लिखो, वस्तु का उपयोग। और भविष्य में कीमत में वृद्धि या कमी की संभावना। और 5वां पॉइंट है युद्ध आदि की स्थिति। अगला आंसर नंबर 10, मांग की लोच। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन के संबंध को
मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। आंसर नंबर 11। इसमें ले लो आप क्वेश्चन, उदासीनता वक्र हो गया आपका। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सीमाएं बताओ। समष्टि अर्थशास्त्र की दो सीमाएं। नंबर 1, यहां लिखेंगे सूक्ष्म चरों का अध्ययन न करना। सूक्ष्म चरों का अध्ययन न करना। सूक्ष्म चरों का अध्ययन न करना। फिर हम बात, सूक्ष्म चरों का अध्ययन न करना। फिर आपका आता है व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला क्या था, मांग का नियम क्या कहलाता है। मांग का नियम बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण, मतलब किसी वस्तु की कीमत में जब वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो मांग का नियम मांग का नियम क्या बताता है, कीमत और मांग के विपरीत संबंध को बताता है।
फिर मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला, वस्तु की स्वयं की जो कीमत होती है वो। दूसरा, उपभोक्ता की आय। तीसरा, वस्तु का उपयोग। भविष्य में कीमत में वृद्धि या कमी की संभावना। युद्ध आदि की स्थिति। मांग की लोच क्या होती है? किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन के संबंध को मांग की लोच कहा जाता है। मांग की लोच बराबर वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन, वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, समष्टि अर्थशास्त्र की दो सीमाएं। सूक्ष्म स्तरों का अध्ययन न करना, व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना की जाती है। ये इसकी दो सीमाएं हो गई या कठिनाइयां हो गई। इस तरीके से आपके टोटल क्वेश्चन हो गए 11। अब यहाँ पर ये 13 हो गया 12। तो क्वेश्चन नंबर है आपका 12 है, उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र उपभोक्ता के दो वस्तुओं के प्रति व्यवहार को प्रदर्शित करता है। दो वस्तुओं के प्रति व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यह उपभोक्ता का दो वस्तुओं के संयोगों को प्रदर्शित करने वाला एक वक्र होता है जो यह बताता है कि उपभोक्ता का दो वस्तुओं के प्रति क्या लगाव है। उदासीनता वक्र उपभोक्ता के दो वस्तुओं के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यह उपभोक्ता का दो वस्तुओं के संयोगों के प्रदर्शित करता है। दो संयोगों को प्रदर्शित करता है करने वाला एक वक्र होता है जो यह बताता है कि उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के प्रति क्या लगाव है। आंसर नंबर 13, अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। नंबर 1, 2, नंबर 3। पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है मिश्रित
अर्थव्यवस्था। आंसर नंबर 14, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं। नंबर 1, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व अधिक लाभ के उद्देश्य से उत्पादन अधिक लाभ के उद्देश्य से उत्पादन, व्यवसाय की पूर्ण स्वतंत्रता। फिर है लास्ट क्वेश्चन आपका आंसर नंबर 15, स्थानापन्न वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तुएं ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। ये वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे कोक और पेप्सी। कोक और पेप्सी। तो ये अब पहले उदासीनता वक्र क्या होता है कि उदासीनता वक्र वह वक्र होता है जो उपभोक्ता के दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, अर्थात दो वस्तुओं के संयोगों से उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता कैसी होती है, अर्थात उसका लगाव किसी एक वस्तु के प्रति कम या ज्यादा नहीं होता है, समान लगाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं बताओ। उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व, अधिक लाभ के उद्देश्य से उत्पादन, व्यवसाय की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। तो ऐसी वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं, जैसे कोक और पेप्सी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 4 विशेषताएं होगी। पहला 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, मांग
की आयलोज का क्या अर्थ है? उपयोगिता, ह्रास नियम क्या है? फिर आपका क्वेश्चन है मांग के नियम के 4 अपवाद सीमांत लागत और कुल लागत में संबंध बताओ। बजट रेखा किसे कहते हैं? उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है? बाजार किसे कहते हैं? फिर अगला क्वेश्चन है समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में 2 अंतर बताओ। पूर्ति किसे कहते हैं? मांग किसे कहते हैं? और इसमें आपका उपभोक्ता व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं?
परिवर्तनशील लागत किसे कहते हैं? उत्पादन संभावना वक्र किसे कहते हैं? फिर है आपका क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन ले लेते हैं आपका मांग की लोच, मांग का नियम, मांग के सकारात्मक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन अब आपका आंसर नंबर आ जाओ 16। मांग की आय लोच का आशय उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण उसके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन के आनुपातिक संबंध को मांग की आय लोच कहा जाता है। मांग की आय लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन अपॉन आय में आनुपातिक परिवर्तन। आंसर नंबर 17। जब कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का लगातार उपभोग करता है तो उसको
प्रत्येक अगली इकाई तो उसको प्रत्येक वस्तु की अगली इकाई की उपयोगिता कम होती जाती है तो उसे उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। तो उसे उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। आंसर है 18। मांग के नियम के 4 अपवाद। नंबर 1, 2, नंबर 3, नंबर 4। उपभोक्ता की अज्ञानता, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुओं, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। देखिए, मांग के नियम के 4 अपवाद क्या होते हैं कि मांग का नियम कहाँ कहाँ पर लागू नहीं होता है। उपभोक्ता की अज्ञानता, बस अगर वो महंगी वस्तु खरीद लेता है तो वहां पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, कुछ लोग समाज में अधिक दिखावा करने के कारण क्या करते हैं, वो वस्तुओं को ऊंची, जैसे क्या करते हैं कि अधिक, जैसे डायमंड की रिंग खरीद ली या नेकलेस खरीद लिया, तो यानी कि अपने आप को ज्यादा दिखाने की प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं को खरीदते, लग्जरी वस्तुओं को खरीदते, तो वहां पर उपभोक्ता मांग का नियम लागू नहीं होता है। अनिवार्य वस्तुएं, यानी अनिवार्य वस्तुओं की अगर कीमत बढ़ जाती है तो वहां पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता। भविष्य में अगर कीमत वृद्धि की संभावना होती है तो लोग ज्यादा मांग करते हैं, तो वहां पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। आंसर नंबर आपका है 19। सीमांत लागत और कुल लागत में संबंध बताओ। सीमांत लागत और 19 सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर। जब कुल उपयोगिता बढ़ती है
जब कुल उपयोगिता जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। दूसरा है जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब जब कोई उपभोक्ता अपनी दी हुई एक निश्चित आय द्वारा बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को खरीद कर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। आंसर नंबर 22। बाजार का आशय उस स्थान से लगाया जाता है जहां पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं उसे बाजार कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार
का आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से लगाया जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता स्वतंत्रता पूर्वक वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करते हैं। वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करते हैं। आंसर नंबर है 23। व्यष्टि अर्थशास्त्र और इधर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। इन दोनों में आपको अंतर बताना है। तो नंबर 1, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है और इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का इसमें एक फर्म की आय तथा मांग का अध्ययन किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, आदि का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपके अंतर हो गए। और बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा वह रेखा होती है जो उपभोक्ता की दी हुई आय, ठीक है, तथा बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध होती हैं उन जो कीमतों को खरीदता है, कीमतों पर खरीद सके, उसके संयोगों को प्रदर्शित करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? बजट रेखा कहते हैं। अब हम बात करते हैं उपभोक्ता संतुलन क्या होता है।
जब कोई उपभोक्ता अपनी एक निश्चित आय द्वारा बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने एक 10 रुपए की आइसक्रीम खरीदी, तो 10 रुपए उसकी आय है और उसने एक आइसक्रीम खरीदी और उसको खाने के बाद तो क्या होता है, उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन। बाजार का अर्थ क्या है? बाजार का अर्थ है उस स्थान से लगाया जाता है जहां पर वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, उसे बाजार कहा जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ है वो संपूर्ण क्षेत्र से लगाया जाता है जहां पर क्रेता और विक्रेता स्वतंत्रता पूर्व वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है? इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, इसमें एक फर्म की आय तथा मांग का अध्ययन किया जाता है, इसमें राष्ट्रीय आय, समग्र मांग आदि का अध्ययन किया जाता है। ये आपके 23 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं। आंसर नंबर 24 की बात करते हैं तो ये है आपका पूर्ति। सप्लाई। जब कोई उत्पादक या विक्रेता एक निश्चित कीमत पर वस्तु की विभिन्न मात्राओं को बेचने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे उस वस्तु की पूर्ति कहते हैं। आंसर नंबर 25। व्यक्तिगत मांग किसे कहते हैं? व्यक्तिगत मांग जब किसी एक व्यक्ति या फर्म द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित कीमत पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को व्यक्तिगत मांग कहा जाता है। आंसर नंबर 26 है मांग किसे कहते हैं? मांग ये हो गई आपकी डिमांड। जब कोई उपभोक्ता एक निश्चित
वस्तु को निश्चित समय में निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे मांग कहा जाता है। आंसर नंबर 27, परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट, यह वह लागत होती है जो उत्पादन के स्तर के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसी लागतों को परिवर्तनशील लागत कहते हैं। आंसर नंबर 28, उत्पादन संभावना। उत्पादन संभावना वक्र, यह वह वक्र होता है जो किसी अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं के उत्पादन की विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन अधिकतम किया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन शून्य होगा और जैसे जैसे पहली वस्तु के उत्पादन में कमी होती जाएगी तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में उतनी ही
वृद्धि होगी। इसका ढाल बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। मतलब उत्पादन संभावना वक्र ये होता है कि एक अर्थव्यवस्था में ये माना जाता है कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का ही उत्पादन हो रहा है और केवल दो ही वस्तुओं के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। इससे ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जा सकता। अगर एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु की मात्रा को घटा दिया जाता है, और पहली वस्तु की मात्रा को अगर घटा दिया जाता है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन बढ़ा दिया जाता है। तो ऊपर से नीचे की ओर, दाएं से बाएं की ओर गिरता हुआ होता है। ये इस तरीके का बनता है। ये उत्पादन के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाला एक वक्र होता है। इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। तो ये आपके 28 क्वेश्चन हो गए हैं, 29 और 20 और 30।
तो यहाँ हम बात कर रहे थे सकारात्मक अर्थशास्त्र की। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है? सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तथ्यों का उसी रूप में अध्ययन किया जाता है जिस रूप में वे पाए जाते हैं। इसमें यह निर्णय नहीं लिया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इसमें केवल कारण और परिणाम का विश्लेषण किया जाता है। इसमें केवल कारण और परिणाम का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें केवल कारण और परिणाम का विश्लेषण किया जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या, आंसर नंबर आपका है 30। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 4 विशेषताएं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की 4 विशेषताएं। इसमें नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होना। दूसरा है वस्तु का समरूप होना। एक काल्पनिक दशा। फर्म का कीमत ग्राही होना। ये हमारे टोटल क्वेश्चन नंबर हो गए 30। आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, आपको बहुत से ज्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है। और ये आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए? 30 हो गए। 30 का विद सॉल्यूशन के साथ ये एपिसोड आपका कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।